हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और नर्सिंग की पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। नर्सिंग प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे भी करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले हम लोग डेली नर्सिंग की 20 टॉप एमसीक्यू देखते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम और 20 एमसीक्यू देखेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन एन इल्डर पेशेंट। तो इसमें क्या होता है कि वृद्ध रोगी में मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सबसे सामान्य कारण कौन सा है। जो जो वृद्ध रोगी होते हैं उनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सबसे सामान्य कारण क्या है। डिस्पनिया, सांस लेने में तकलीफ। क्यों होती है सांस लेने में तकलीफ? कि इल्डर पेशेंट को क्या होता है कि साइलेंट होता है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है जिससे क्या होता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन टू टेक व्हेन अ नर्स सस्पेक्ट अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो नर्स को अगर लगता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का संदेह होने पर नर्स को वो प्रथम क्या करना चाहिए। तो जैसे कि अगर किसी को ब्लड चढ़ रहा था, अगर वो उसको रिएक्शन होने लगी तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अगर वो बंद नहीं करेगा तो वो ब्लड जाता रहेगा जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड उस बाहर के ब्लड को उसका शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। वो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि स्टॉप कर देना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली रोक देना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। फिर है द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। तो अगर किसी व्यक्ति को मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हुई है तो उसको एंटीडोट में क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकानेट देंगे। ठीक है। फिर है विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर अ पेशेंट फॉलोइंग अ लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के बाद रोगी के लिए कौन सी स्थिति सबसे अच्छी है। तो जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की लीवर बायोप्सी हुई है तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लीवर राइट साइड रहता है, तो जिस साइड से बायोप्सी करते हैं तो राइट साइड से बायोप्सी करते हैं तो सबसे पहले लेटरल पोजीशन में लटाते हैं। जब उसकी बायोप्सी करती है फिर तुरंत उसको राइट लेटरल पोजीशन में लेटा देते। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर पड़े जिससे कि वहां का लीकेज ना हो। ठीक है। वो लीकेज ना हो, वहां से ब्लड ना निकले, इसलिए राइट पोजीशन दी जाती है। फिर है कोस्मल ब्रीथिंग इज कॉमनली सीन इन विच कंडीशन। तो कोस्मल ब्रीथिंग सामान्यतः किस अवस्था में देखी जाती है। तो कोस्मल ब्रीथिंग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि CO2 कंपनसेट करता है फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, जिससे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कोस्मल ब्रीथिंग देखी जाती है। फिर है नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर का नॉर्मल रेंज होती है 2 से 8 mm ऑफ Hg। तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो उसमें है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अदर ग्लैंड को कंट्रोल करती है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है। फिर है पेनलेस ब्राइट रेड vaginal bleeding in the third trimester is a sign of। तीसरी तिमाही में दर्द रहित चमकीला लाल रक्त स्राव किसका संकेत है। तो जब
जब महिला थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, तो अगर उसके थर्ड ट्राइमेस्टर में वेजाइना की ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है, तो पेनलेस होती है, तो वो उसका मेन कारण क्या होता है, किसका साइन होता है, प्लेसेंटा प्रीविया का साइन होता है। ठीक है, फिर है व्हाट इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए सबसे कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, स्पुटम कल्चर। तो स्पुटम कल्चर से ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेशन किया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन इज। प्रेशर अल्सर बनने का पहला संकेत क्या है, तो पहला संकेत है नॉन ब्लेंसेबल एरिथमा। तो प्रेशर अल्सर से क्या होता है कि नॉन ब्लेंसेबल एरिथमा से क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रहता है, तो उसमें अल्सर बनने के चांस रहते हैं, उसे ही नॉन ब्लेंसेबल एरिथमा कहते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पे अल्सर बन जाती है, शरीर के जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। फिर है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है, तो वो है विटामिन के। फिर है द ग्लासकोमा स्केल, जिसे GCS स्कोर भी बोलते हैं, और वो 3 इंडिकेट करता है। अगर ग्लासकोमा स्केल का स्कोर 3 आया है, तो वो क्या संकेत देता है, तो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है सीवियर कोमा। ग्लासकोमा स्केल में हम व्यक्ति की कोमा की स्थिति को देखते हैं, तो अगर 3 स्कोर आ रहा है, तो हमारी सीवियर कोमा में की स्थिति में है। ठीक है, फिर है विच ऑफ दिस प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट विथ सीवियर बर्न। सीवियर बर्न वाले रोगी के लिए प्राथमिक वाली नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सी है। अगर कोई सीवियर रोगी है, तो डायग्नोसिस क्या है, सीवियर बर्न व्यक्ति में नर्सिंग प्रायोरिटी का डायग्नोसिस क्या है, तो डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। तो उसमें क्या करेंगे कि हम फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड। तो इसमें से कौन सा आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड का उदाहरण है, तो वो है 0.9 नॉर्मल सलाइन। ये आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। फिर है द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रेथ इन अडल्ट CPR। तो CPR देते समय रेशियो पूछा गया है चेस्ट कंप्रेशन का और ब्रीथिंग का। तो इसमें क्या करते हैं कि हम 30:2 करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि 30 बार कंप्रेस करते हैं और 2 बार खींच देते हैं अडल्ट में। ठीक है, फिर है द रूल ऑफ 9 इज यूज टू कैलकुलेशन। तो रूल ऑफ 9 का उपयोग क्या निकालने के लिए किया जाता है, तो वो है टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न। अगर किसी व्यक्ति को बर्न हुआ है, तो उसका टोटल सरफेस बॉडी एरिया का कितना बर्न हुआ है, ये रूल ऑफ 9 से देखते हैं। ठीक है, फिर है विच ऑफ दिस आ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेड रेस्ट में रहता है, लंबे समय तक बेड में पड़ा रहता है, तो उसमें क्या होने के ज्यादा चांस रहते हैं, तो वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस बनने की चांस ज्यादा रहती है अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेड में पड़ा रहता है। ठीक है, फिर है आ पेशेंट विथ लिथियम टॉक्सिसिटी शुड बी मॉनिटरेड फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। लिथियम टॉक्सिसिटी वाले रोगी की किस इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए निगरानी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसे लिथियम टॉक्सिसिटी होने की चांस है, तो उसका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का देखना चाहिए, वो है हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, फिर है द बेस्ट साइट ऑफ आयरन इंजेक्शन इन द इन्फेंट। तो इसमें है
वास्कुलैटरस की छोटे बच्चों में आयन इंजेक्शन देने की सबसे अच्छी साइट कौन सी है? वो है वास्टस लैटरलिस जो कि थाई में प्रेजेंट होती है। फिर है व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ इंसब्स्टिट्यूशन। तो इंसब्स्टिट्यूशन का मुख्य लक्षण क्या है? तो वो है करेंट जेली स्टूल। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। तो इसमें से 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।